हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चेंजेस यूजीसी ने प्रपोज की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज की है फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द वाइस चांसलर, and it is called as UGC Draft 2025 for the appointments of the Vice Chancellor and academic staff. ये एक ड्राफ्ट इशू हुआ है जिसे 1 महीने तक पब्लिक में रहेगा और लोगों से ज़ाहिर है इस पर डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस आ रहे हैं और आगे आएंगे और बहुत से आ भी गए हैं। उसके बाद इसके इम्प्लीमेंट करने की बात होगी। तो इस यूजीसी ड्राफ्ट में मिनिमम जो बात करी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड मेजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं जिसका जो ये ड्राफ्ट बनाया गया है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड एज विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है एंड ही इज़ द एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उसके पास रिकमेंडेशंस जाती हैं सर्च कमेटी के थ्रू या कहीं और के थ्रू, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है अगेन एक सर्च कमेटी बनती है और उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है गवर्नर। जैसे कि सभी जानते हैं कि गवर्नर मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली बड़ी भारी प्रॉब्लम्स आई हैं वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट्स में तमिलनाडु और केरला में। वहाँ गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट करना चाहती है थ्रू गवर्नमेंट एक तरह से रिकमेंड करती है, वहाँ गवर्नर्स ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई खड़ी। तो शायद उसे ही ख़त्म करने के लिए ये नया ड्राफ्ट आया है और इस नए ड्राफ्ट में काफ़ी कुछ बड़ी चेंजेस भी हैं, ख़ास तौर से फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टीचर्स। उसमें काफ़ी बहुत बड़ी एक चेंज है, उसे हम बात करेंगे। तो इसकी बहुत सी चीज़ें, जाहिर है कोई भी चीज़ हो उसमें अच्छी भी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग उससे एग्री करते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें होती हैं जिससे डिसएग्री करते हैं। तो वही चीज़ इसके बारे में आ रहा है। तो थ्रू दिस ड्राफ्ट जो एक एक्ट की फॉर्म में गवर्नमेंट लाना चाह रही है, इट proposes to divest state governments of their role in the process of VCs. All powers will be in the hands of the chancellor, और चांसलर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में होता है वो होता है गवर्नर। एंड इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज all powers are divested in the hands of visitor, that is the president of India. इसमें जो रखा गया है, जो प्रपोजल है उसमें कि हर यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर हो, एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। स्टेट में सर्च कमेटी में एक तो चांसलर नॉमिनी होगा यानी गवर्नर का नॉमिनी होगा, और एक यूजीसी का नॉमिनी होगा, और एक जो है यूनिवर्सिटी जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे सिंडिकेट है, सीनेट है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो भी कहिए, जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेगी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जो भी बॉडीज़ हैं या मैनेजिंग बॉडी है वो रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह से 3 लोगों की एक कमेटी होगी जो एप्लीकेशंस इनवाइट करेगी और करती है। अभी तक भी यही हो रहा तकरीबन, सर्च कमेटी, और फिर उसमें से 3 या 5 नाम
वो स्टेट में चांसलर को रिकमेंड करेगी और चांसलर उनमें से एक को अपॉइंट करेगा। अभी तक जो होता रहा स्टेट में, इट ऑलवेज यूज टू गो थ्रू द गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो चाहती थी ज़ाहिर है उसका उसमें से रहती थी। लेकिन अब जैसे जो ये चेंजेस हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी से नहीं होगी। उसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो सर्च कमेटी होगी 3 लोगों की, उसमें एक विजिटर नॉमिनी होगा, एक यूजीसी का नॉमिनी होगा और एक यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कोर्ट जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो रिकमेंड करेंगे, एक उनका नॉमिनी होगा। इस तरह से 3 होंगे। तो इसमें जो ख़ास तौर से ऐतराज़ है, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा अच्छा आर्टिकल फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का भी आया है इंडियन एक्सप्रेस में, और उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें लिखा है, बड़े अच्छे सजेशंस दिए हैं और क्या होना चाहिए, क्या कमी है, वो सब उन्होंने उसमें पॉइंट आउट की हैं। मैंने उससे एक थोड़ा सा फेसबुक पे ऊपर डाला भी था। तो इसमें यह है कि देखिए, जब 3 लोग होंगे, 2 तो क्लियर कट गवर्नमेंट नॉमिनी हो गए, चाहे वो चांसलर हो या यूजीसी, दोनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। तो जहाँ पर अपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं ख़ास तौर से स्टेट में, तो वहाँ एक तो उन गवर्नमेंट का कोई से नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ जो ख़ास तौर से एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, तो मैं ये समझता हूँ, और इन बाय एंड लार्ज जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें यह है कि उनकी से ज़्यादा होनी चाहिए एकेडमिक्स, चूँकि वो समझते हैं कि हमारा क्या रिक्वायरमेंट है और क्या होना चाहिए। तो होना ये चाहिए एटलीस्ट के 3 के बजाय आप 5 की सर्च कमेटी बना लीजिए, जिसमें 3 तो 3 शुड बी द नॉमिनीज ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड बाय द देयर बॉडीज, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो या सिंडिकेट हो या सेनेट हो, और एक चांसलर या उधर विजिटर नॉमिनी और एक यूजीसी के चेयरमैन का नॉमिनी, ये 5 की हो, जिससे कि चूँकि 3 में तो ये कि जो 2 तय कर देंगे, यूनिवर्सिटी की कोई से ही नहीं रहेगी। हालांकि यूनिवर्सिटी खुद ही जो वहाँ की बॉडीज़ हैं तो वो भी गवर्नमेंट ही की तरफ देखती हैं, वो आसानी से ऐसा नाम भी नहीं चाहेंगे और ऐसा कर भी नहीं पाएंगी, हिम्मत भी नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई नई बात कह सकें। बट एनी हो, देयर शुड बी गिवन मोर पावर्स। तो ये आमतौर से इन जनरल लोगों की सोच है कि चूँकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का वाइस चांसलर की बात हो रही है, तो उसमें वाइस जो यूनिवर्सिटी जो हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उनकी ज़्यादा से होनी चाहिए। लिहाजा ये जो 3 मेंबर सर्च कमेटी है, इसके बजाय 5 मेंबर की कमेटी बना दीजिए, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी नॉमिनीज़ हों, यूनिवर्सिटी की बॉडी जो है वो नॉमिनेट करेंगी, और एक यूजीसी के चेयरमैन का नॉमिनी होगा और एक विजिटर या चांसलर, स्टेट के केस में चांसलर, सेंटर के केस में विजिटर, उसका नॉमिनी होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने इसमें प्रपोज की है, जो ऑलरेडी पहले थी, इन्होंने कहा अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें ये रखा गया था, जो चेंज लाए थे कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, कि सिर्फ वाइस चांसलर जो होंगे वो एकेडमिशियन ही हो सकते विद 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस मिनिमम, ये रखा था। तो इसमें क्या था कि जो नॉन एकेडमिक्स थे, उसमें रिसर्च वाले भी थे नो डाउट और टीचर थे, वो उनके लिए कोई चांस नहीं था। उससे पहले जैसे अलीगढ़ में भी आपके आईएएस भी हुए हैं, जामिया में आईपीएस भी हुए हैं, आर्मी के चीफ जनरल्स भी हुए हैं, हर तरह के लोगों को वाइस चांसलर बनाया गया है, नॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन उसके बाद ये आ गया कि सिर्फ एकेडमिशियन बनेंगे। तो एक तो ये देखा गया कि एकेडमिशियन से जो एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे और वो एकेडमिक्स को समझते हैं, वो बात बहुत शायद लोगों को का उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी अच्छाई नज़र नहीं आई। और वैसे भी देखिए, अगर वाइस चांसलर मान लिया वो संस्कृत में का आदमी है या उधर का ये बायोकेमिस्ट्री का आदमी है, तो वो एक ही तो सब्जेक्ट को जानता है, बाय एंड लार्ज सब सब्जेक्ट्स में तो वो बहुत कुछ कर नहीं सकता है। तो इस बार इन्होंने फिर उसी चीज़ को, ये कोई नई चीज़ नहीं, उसे वापस लाए हैं कि नॉन एकेडमिक्स भी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बड़े बड़े जो आपके अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या प्राइवेट हैं या इंडस्ट्रीज हैं,
वहाँ के लोग भी एंटर हो सकते हैं, उन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है। और देखने में ये भी आया है, टू बी वेरी फेयर, आई एम फ्रॉम एकेडमिक्स, आई हैड बीन प्रोफेसर एंड डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो देखने में ये भी आया है कि एकेडमिशियंस जो होते हैं, चूँकि उनका मिजाज दूसरा होता है, वहाँ ऑफिसर वाला वो नहीं होता, और सिस्टम को चलाने के लिए कभी कभी बहुत हार्श स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। और हो सक अब अगर आप ये कहें कि साहब मेजोरिटी नहीं चाहती, तो मेजोरिटी तो दुनिया में कहीं भी अच्छे काम को नहीं चाहती, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो अपनी अकल ही नहीं इस्तेमाल करते। और हर जगह, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे वो असेंबलीज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में हो, उसमें 10% लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी सब साइलेंट ऑब्जर्वर बैठते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। पार्लियामेंट में भी देख लिए 500 कुछ लोग हैं, लेकिन उसमें बोलने वाले कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50, नॉट मोर देन 50, दैट मीन नॉट मोर देन 10%। उसी तरह से आप एकेडमिक काउंसिल यूनिवर्सिटी के ले लें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले लें, या यूनिवर्सिटी कोड ले लें, उसमें मोर देन 10% लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते और उतनी तैयारी करके नहीं आते जो आनी चाहिए कि हर चीज़ के ऊपर वो बोल सके। तो देखने में ये आया कि वाइस चांसलर जो एकेडमिशियंस थे, वो शायद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई, बिकॉज दे आर सॉफ्ट। वो बहुत हार्श स्टेप नहीं ले सकते वाइस चांसलर, रेयरली लेते हैं एकेडमिशियन वाइस चांसलर, लेकिन बाय एंड लार्ज दे आर वेरी सॉफ्ट। और वो चूँकि जानते हैं टीचर्स की वो टेंडेंसी, तो उतना देखने में उससे लोगों को थोड़ा सा टू बी वेरी फेयर अच्छा नहीं लगा है। तो उसी वजह से शायद, लेकिन तो ये तो वेलकम किया है सभी लोगों ने इस स्टेप को, कि इट शुड बी ओपन टू एवरीबडी। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें एकेडमिशियंस ही हैं, इंडस्ट्री से भी आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम ये जो लोगों के जहन में है कि शायद इसके थ्रू जो रूलिंग पार्टी होगी सेंटर पर, वो अपने लोगों की एंट्री करा पाएगी। और ये हम अभी भी देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हों या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, कहीं भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट आसानी से, जो गवर्नमेंट से के सामने ना झुके, ना अपने को सबमिट करे, उसका नहीं हो सकता। यू हैव टू कम थ्रू प्रॉपर चैनल। आप JNU का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जामिया का ले लीजिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, बनारस का ले लीजिए, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं मोर देन 50, सभी में जो भी वाइस चांसलर आ रहे हैं, वो सिर्फ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दे आर नॉट कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और देयर वर्क। वो आ रहे सिर्फ लॉयल्टी के बेसिस पर, कि कितनी लॉयल्टी है उनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट से। और ये आज नहीं, ये पहले भी यही हुआ है। मैं कुछ नाम लेके कहूँगा एक दो। जामिया में भी एक वाइस चांसलर आए, और अलीगढ़ में भी आए, जो लेफ्ट के थे। वो शायद नॉर्मल टाइम में ना आ पाते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से, हालांकि बोथ ऑफ देम वर एक्सलेंट, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि शायद दूसरों ने उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन स्टिल चूँकि पॉलिटिकल उसके बगैर नहीं आते, तो वो शायद ना आते अगर फेवरेबल गवर्नमेंट ना होती। तो ये तो हमेशा रहा, कोई नई बात नहीं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसी तरह से जो इसमें प्रपोज किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एट द टाइम ऑफ एंट्री, उसमें एक बहुत बड़ी बदलाव है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, जो मैं समझता हूँ एजुकेशन या एकेडमिक्स को। अभी तक यह है कि अगर आप फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या बॉटनी में या किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, टीचर अपॉइंट करते हैं, तो उस कंसर्न सब्जेक्ट्स में उसके पास बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब इन्होंने ये कह दिया है कि बैचलर या मास्टर डिग्री पर भी यूजी या पीजी में अगर उन्होंने वो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है, लेकिन पीएचडी उन्होंने उस कंसर्न सब्जेक्ट में कर ली है, कंसर्न डिसिप्लिन में कर ली है। डिसिप्लिन तो एक सब्जेक्ट में 10-10, 20-20, 50-50 होते हैं। जैसे फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स है, उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसमें लेजर्स हैं, और नॉट 50 मटेरियल साइंस है। तो दुनिया भर की उसमें डिसिप्लिन्स होते हैं। तो अगर उसने किसी डिसिप्लिन में पीएचडी कर लिया, और कराने वाले भी आप जानते हैं आजकल किस तरह के हैं,
सभी पीएचडी अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। ये कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से मैनिपुलेट हो रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, और ख़ास तौर से इंटरनेट आने के बाद, तो पीएचडी का स्टैंडर्ड हर पीएचडी को आप बराबर नहीं मान सकते। कुछ पीएचडी का मतलब ये है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को पीएचडी डिग्री मिल रही है कि 2 लाइन ना बोल सकते, ना लिख सकते, ना सब्जेक्ट आता है। तो ये कहने में शर्म कोई आनी नहीं चाहिए। और पीएचडी होल्डर यही वजह है, यू विल फाइंड देयर आर मैनी पीएचडी बट दे आर कलर्स। वो किसी इंटरव्यू या सिलेक्शन कमेटी को फेस ही नहीं कर पाए। और ये मैं आपको एमयू का भी बता दूं, देयर वाज ए पीएचडी इन मैथमेटिक्स बट ही वाज ए एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। और जब उनसे कहा गया कि भाई एक स्कूल में निकली है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आप अप्लाई कर दीजिए, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अप्लाई करने की। हालांकि पीएचडी मैथमेटिक्स में छोटी मोटी बात होती है। तो हालत तो देखिए, तो इसलिए ना सब खराब हैं और ना सभी अच्छे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड होते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद पीएचडी करने के बाद 50 लोगों को और पीएचडी कराते हैं, दुनिया भर के इंटरनेशनल पेपर्स और जर्नल्स में पेपर छापते हैं। तो इसलिए वो नहीं। तो एनी हाउ ये और बड़ी गड़बड़ है बहुत। यानी वो चाह रहे हैं ये कि इंडस्ट्री से इधर उधर से अपने कैडर को, इसमें यही होगा कि अपने कैडर को, अपने जानने वालों को, अपने पॉलिटिकल लीनिंग जिनकी उनसे मिलती है, उनकी एंट्री बहुत आसान हो जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में। आप ये बताइए कि बीएससी में 10 या करने में 4 साल का कोर्स है, वो कम से कम 4 साल में 20 या 25 उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। जब उसने बीएससी या एमएससी में फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, तो वो कैसे पढ़ा देगा? आप उसके आपने उसे एंट्री तो दे दी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैड डन पीएचडी इन द डिसिप्लिन, लेकिन वो करेगा क्या? कैसे पढ़ाएगा? आर्ट्स में हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल एटली इन साइंस, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे जोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, इसमें मुमकिन नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ है और इट शुड बी करेक्टेड। और लोगों को, गवर्नमेंट को या यूजीसी को लिखना चाहिए। और यूजीसी ने भी अजीब व गरीब है, एक मजाक बना रखा, वहाँ कोई भगवान के भेजे हुए वो नहीं, अब बड़े बड़े भारी इंटेलेक्चुअल बैठते हों, वो भी अंडर प्रेशर करते हैं या अपने विम्स के ऊपर काम करते हैं। कभी वो नेट कंपलसरी कर देते हैं, नो नीड ऑफ पीएचडी, कभी वो कहते हैं पीएचडी हो तो नेट की ज़रूरत नहीं, और कभी कहते हैं दोनों होना चाहिए। तो जो हमारा यूथ है वो भी कंफ्यूज है कि करें तो क्या करें। क्या वो उसमें बड़ा कंसल्टेशन नहीं कर सकते? लेकिन वो जो चाहते वो इम्पोज कर देते हैं। इंजीनियरिंग में ज़रूर एक अच्छा किया इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उन्होंने कहा कि उसमें नेट की ज़रूरत नहीं है और ना ज़रूरत होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें सिर्फ एमटेक अगर है तो दे कुड बी अपॉइंटेड एज टीचर। अब आइए आगे, अगर आपको एजुकेशन में आना है, आपको टीचिंग में आना है, आपको एकेडमिक्स में आना है, तो ये ज़रूरी है कि आप पीएचडी हों। यहाँ हो क्या रहा कि नेट कर लिया, पीएचडी नहीं है, और वो टीचर हो गए। अब चूँकि हमारे यहाँ तो टाइम बाउंड प्रमोशन हो गया। हिंदुस्तान में पहले यूनिवर्सिटी में अगर 100 टीचर हैं तो 100 में 2 या 3 प्रोफेसर होते हैं, 8 या 10 रीडर होते थे, यानी एसोसिएट प्रोफेसर। रेस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बी लेक्चरर्स। अब तो अगर 100 पोजीशन है तो 80 उसमें से प्रोफेसर हैं। चूँकि टाइम बाउंड है, एक दफ़ा आपकी एंट्री हो गई तो आपको प्रोफेसर बनना ही है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता काम करने में। तो ये जो रिलैक्सेशन किया है, ये जो प्रमोशन सिस्टम क्या है, आप कहते हैं सर्विसेज, सब गवर्नमेंट सर्विस में यही है। हाँ, आईपीएस है वो, उसका प्रमोशन टाइम बाउंड है, चूँकि वो फील्ड में टाइम एक ही तरह का काम करता है, आप एक तरह का नहीं करते हैं। आपका काम है यहाँ सीनियर टीचर्स का टीचिंग लोड इसलिए कम होता है कि वो रिसर्च कराएं, वो डिपार्टमेंट में बैठें, बच्चों को गाइड कराएं। लेकिन हुआ ये है कि उसके बाद जब से ये हो गया कि हर आदमी को प्रोफेसर बनना है, कि आदमी हफ्ते में 10 घंटा भी डिपार्टमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, सिर्फ जाते हैं, क्लास लिया और चले आए। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, साल में कितने दिन टीचिंग होती है, इसकी भी बात होनी चाहिए। अब आइए, मैं कुछ और बात कहना चाहूँगा कि सर्टेनली जो वाइस चांसलर्स हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होने चाहिए। इससे आपकी एजुकेशन, एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तबाही हो रही है,
और वो देखने में अब आ भी रहा है। उसी तरह से मैंने कहा सर्च कमेटी में majority of the members should be from the university or the concerned university recommended by their syndicate or executive council or the court, whatever it may be. ये होना चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए हमें। नंबर 3, जो टीचर्स का जो रिलैक्स किया है एंटी पॉइंट पर, उससे वो गलत है। जो उसी आदमी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था कि सब्जेक्ट में तभी अपॉइंटमेंट होगा कि उसमें वो बैचलर डिग्री, अंडर ग्रेजुएशन भी उसी में और पीजी भी उसका उसी सब्जेक्ट में हो और फिर पीएचडी हो। तो पीएचडी शुड बी मस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स इन नॉन टेक्निकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल में कोई ज़रूरत नहीं, इंजीनियरिंग में पीएचडी बाद में कर सकता है। आप वहाँ प्रमोशन के लिए कर दीजिए कि पीएचडी होनी चाहिए, लेक्चर से रीडर होने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर होने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में आप करिए कि पीएचडी इज मस्ट। लेकिन एंटी पॉइंट पर एमटेक इज एनफ, दिस व्हाट आई फील। साइंस में नो अपॉइंटमेंट विदाउट पीएचडी एंड नो अपॉइंटमेंट अगर उसका यूजी और पीजी में सेम सब्जेक्ट नहीं है तो उस डिपार्टमेंट में उसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में पीएचडी कराया, बीए यूजी और पीजी लेवल पर उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। मास्टर डिग्री में 8-10 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं टोटल, 2-4 सेमेस्टर का है, कम से कम 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन 20 सब्जेक्ट में वो तो कहेगा मैंने तो पीएचडी इसमें किया है, उसका आपके यहाँ पेपर ही मैं क्या पढ़ाऊँ। तो ये बर्बादगी की तरफ आप ले जा रहे हैं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ पे, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करने का नियत से ये हो रहा है कि हम अपने लोगों को कैसे इम्प्लांट करें। एनी हो, दूसरी चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी को जो हम सोचते हैं कि ये इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग, यानी टीचिंग हुई, बच्चों ने पढ़ लिया, आपका जॉब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इट शुड बी एक्चुअली यूनिवर्सिटी इज फॉर क्रिएटिंग नॉलेज एंड हाउ दिस नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीचिंग इनोवेशन। तो इसके लिए मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर थ्रू रिसर्च एंड एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी का मतलब है टू मेक द वर्ल्ड बेटर वर्ल्ड। तो ये आपको यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, हम लोगों का जो मैं पहले भी बार बार कहा, ज़्यादा जोर इस पर है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, हाउ टू एग्जामिन, इस पे जोर बहुत कम है कि हाउ टू इम्पार्ट नॉलेज, हाउ टू क्रिएट नॉलेज। आपको साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 360 दिन होते हैं। 360 दिन में से 45 दिन 45 डेज समर वेकेशन, 15 डेज विंटर वेकेशन, 60 डेज, 300 बचे। 300 में से आप 10 दिन हर सेमेस्टर से पहले प्रिपरेशन लीव कर लीजिए, 10-15 दिन एग्ज़ाम के कर लीजिए। तो इस तरह से फिर भी आपके पास कम से कम 280 दिन बचते हैं। 280 दिन में या 200, अगर 80 नहीं 240 ही मान लीजिए, तो कम से कम 120 दिन का सेमेस्टर होना चाहिए। हम वही पुरानी लाइन लिए हुए जो पहले था कि 180 डेज, 180 यूजीसी के नॉर्म्स। यूजीसी भी तो कंफ्यूज है ना। यूनिवर्सिटी में यूजीसी में कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं बैठते, दे आर गवर्नमेंट अपॉइंटेड पॉलिटिकल अपॉइंटीज एक्चुअली। वो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि हमें क्या कहना है, क्या बोलना है। 360 में 180 डेज वर्किंग डेज का मतलब क्या होता है? वाई नॉट 240 डेज? मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज वाले ना यूजीसी को सुनते हैं ना किसी और को, वो अपने तरीके से। और वहाँ जो बच्चा है जितनी मेहनत वहाँ करता है अनइमेजिनेबल, और जिस तरह से टीचर्स वहाँ के काम करते हैं उनसे हमें सबक लेना चाहिए। लेकिन सैलरी वाइज दे आर सेम, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपने थोड़ा एनपीए दे दिया तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। डॉक्टर तो एक बाहर 30-30, 40-40 लाख रुपया महीना कमा रहा है। हमने अगर लोगों को 3 लाख मिला और उन्हें 4 दे दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया मेडिकल डॉक्टर्स पे। उनका काम देखिए, मेहनत देखिए एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 120 दिन का सेमेस्टर होना चाहिए, ये शुड बी एंश्योर्ड। दूसरी चीज़ आप नई प्रैक्टिस हो गई कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर दे डोंट स्टे इन द डिपार्टमेंट्स। उस एएमयू में तो हम देख रहे हैं और जगहों पर भी ऐसा है।
तीसरी चीज़ हो क्या रहा है, लैब के अंदर 20 बच्चे हैं, 4 टीचर्स लगा दिए, तो टीचिंग लोड वैसे तो यूजीसी नॉर्म्स है कि 2 पीरियड इक्वल टू 1 थ्योरी पीरियड माना जाता है, एक पीरियड के बराबर माना जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। और 4 टीचर लगाए और एक टीचर आता है, 3 टीचर आते ही नहीं हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट में ना कोई बैठ रहा है, ना कोई गाइडेंस, और लड़के को कुछ नहीं, उसे तो नंबर चाहिए, आप नंबर दे दीजिए। तीसरी चीज़, एएमयू में ख़ास तौर से शुरू में भी ये होता था कि जुलाई में एडमिशन्स होते थे, लेकिन वैकेंसी हुई मानवा फरवरी मार्च में एंट्री दे दी, जब एनुअल सिस्टम था कि साहब ये है, नया एडमिशन कर लिया, वो सिर्फ 2 नंबर से। अब सेमेस्टर आया, अभी भी ये देखने को आ रहा है काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में कि जब एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आप एडमिशन करते हैं, विद अटेंडेंस, विद आर द सेशन मार्क्स, तो ये कहा जाता है ना एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, इनकी कॉपी रोक लेंगे, और फिर टीचर्स को फोर्स किया जाता है इनके सेशन करा दीजिए, इनके नंबर भेज दीजिए। क्या ये आप मुल्क के लिए या कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं? आप पहले एएमयू में ख़ास तौर से, आई रिमेंबर, आई डोंट नो अबाउट अदर इंस्टीट्यूशन, कि 12 या 13 अगस्त लास्ट डे ऑफ द एडमिशन होती थी, और उसके बाद अगर 70% भी सीट खाली हो जाए, कोई एडमिशन नहीं होता था, क्योंकि 2 एडमिशन आर डन थ्रू मैनिपुलेशंस, तो वो बंद हो जाता था, लेट इट बी वेकेंट, उसे ही हमें रेस्टोर करना चाहिए। दूसरी चीज़, काफ़ी कोर्सेज सब जगहों पर, एएमयू में भी मैं जानता हूँ काफ़ी जगहों पर, कि इनटेक 30 की है और दाखिले 5 या 6 होते हैं, दाखिले 5 या 6 होते हैं। तो ऐसे कोर्सेज को अगर 2 साल तक यही सिचुएशन रहे कि 30 सीट हैं, उसमें 5-6 दाखिले हैं, या 10 सीटें हैं, 2-3 दाखिले हैं, तो उन कोर्सेज को बंद करके नए कोर्सेज आप खोलिए, जिनके मार्केट वैल्यू है, मार्केट में जिसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़, बाद जगहों पर सरप्लस टीचर्स हैं, ज़रूरत वहाँ 20 की है लेकिन 30 है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ टीचर्स की कमी है, नए डिपार्टमेंट से यूजीसी पोस्ट देती नहीं, अगर उन्हें 20 टीचर चाहिए तो उनके यहाँ 5 टीचर हैं, हाउ दे आर मैनेजिंग। तो वहाँ पर इन डिपार्टमेंट से उन पोस्ट जो किसी को हटाना नहीं, जो खाली हों उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जहाँ ज़रूरत है। टीचिंग लोड हर डिपार्टमेंट का वाइस चांसलर के पास होना चाहिए कि कितना टीचिंग लोड है डिपार्टमेंट में, और कितने टीचर्स चाहिए एज पर यूजीसी नॉर्म्स। यूजीसी ने शायद अब किया है अराउंड 16 पीरियड्स, हालांकि या 14 पीरियड प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के हैं, और 24 पीरियड के करीब लेक्चरर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के हैं, जबकि गलत है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स को आप 1 या 2 सब्जेक्ट दीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ाने को ना दीजिए थ्योरी का, बाकी उसे लैब दीजिए। और सीनियर लोगों को कम से कम 2 या 3 थ्योरी के कोर्स पढ़ाने चाहिए, क्योंकि आप सीनियर है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं। और 3 या 4 साल के बाद सब्जेक्ट भी चेंज करना चाहिए। होता यह है कि जब मैं एंटर हुआ, जो 2 सब्जेक्ट तक पढ़ा रहा हूँ, रिटायर होने तक वही 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। नो डाउट, जहाँ तक सवाल नोट्स का है, पुराने यूज करना, नथिंग रॉन्ग। क्यों कि फिज़िक्स में जो भी, चाहे तो न्यूटन्स लॉ हो, चाहे वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो, जो 100 साल पहले था वही आज है, उसमें कोई बड़ी चेंज नहीं है। तो इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं ये तो पुराने नोट्स यूज़ कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ों में नई चीज़ें आती हैं, ज़्यादा बाय एंड लार्ज साइंस में अप टू द यूजी लेवल, पीजी में तो काफ़ी चेंजेस हैं। वही चीज़ें हैं जो 50-100 साल से चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस है, 10 और 15%, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये मुझे कहना है कि आप ये जो नया ड्राफ्ट आया है, जो ख़ास तौर से एकेडमिशियन अपने को कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं, वो इसे सब पढ़ें और अब अपनी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रेजोल्यूशन पास करके भेजें। ये नहीं कि कोई मुखालफत में भेजें, लेकिन अपने सजेशंस भेजें कि ये बेहतर होगा। वाइस चांसलर का जहाँ तक उन्होंने ओपन किया है फॉर ऑल, दैट शुड बी, दैट आई थिंक
एवरीबडी इज वेलकमिंग एंड वी शुड वेलकम, नथिंग रॉन्ग। हमारे यहाँ भी एकेडमिशियन भी आए, नॉन एकेडमिशियन भी आए, IAS ऑफिसर्स आए, आर्मी के जनरल्स आए, सभी लोगों ने, कोई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही ने बहुत अच्छा चलाया हो, उन्होंने भी अच्छा चलाया, टीचर्स ने भी अच्छा चलाया, तो इसमें नथिंग रॉन्ग। इसी तरह से और जगहों पर भी। तो ये मुझे कहना था वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स का। ख़ास तौर से फिर मैं बाद में कहूँगा कि फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने बहुत अच्छी एनालिसिस दी अपने आर्टिकल में, और उसे आप लोग पढ़िए तो आपको कुछ समझ में आएगा। और फिर ये जो ड्राफ्ट है ये भी 27-28 पेज का है, जो आपका अभी लेटेस्ट जो आपका UGC ड्राफ्ट टू 2025 फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ VCs एंड एकेडमिशियंस, एकेडमिक स्टाफ, ये जो आया है इसे भी आप और से पढ़ें और फिर अपने यूनिवर्सिटी से अपनी रिकमेंडेशंस भेजें। थैंक यू वेरी मच।